तो चलिए अब समझते हैं कि कौन से वो अहम ट्रिगर्स रहेंगे मार्केट्स के लिए जहां पे आपको रखनी है नज़र। अब हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज, अब वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या FY25 गुड रहेगा मार्केट्स के लिए, क्योंकि FY24 में अच्छे रिटर्न्स इंडेक्स ने दिए, स्मॉल कैप मिड कैप में बाहर थी। इस नए वित्तीय वर्ष में क्या कुछ उम्मीदें रखें, और साथ ही अब हम अर्निंग सीजन की भी शुरुआत करेंगे, तो सर क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, FY24 के रिटर्न्स बेमिसाल रहे थे। उस प्रकार के रिटर्न्स आने बहुत मुश्किल हैं, स्पेशली माइक्रो कैप्स और स्पेशली स्मॉल कैप्स के अंदर। तो सबसे पहले तो वो आपको एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए दैट पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न। एंड आई थिंक FY25 के जो एक्चुअल रिटर्न्स रहेंगे वो काफ़ी डिफरेंट रहेंगे। डिफरेंट इसलिए रहेंगे बिकॉज देखिए 40 से ज़्यादा बड़ी कंट्रीज इस साल इलेक्शन के लिए जा रही हैं। हम हमारे इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मगर इस साल 40 से ज़्यादा बड़ी डेमोक्रेसीज हैं जो इलेक्शंस के लिए जा रही हैं। तो इस साल में पॉलिटिकल न्यूज़ फ्लो अच्छा खासा रहेगा, जिसकी वजह से इस साल के अंदर मार्केट के अंदर आपको टू वे मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वह तो आप समझ लें। दूसरा, अगर हम बात करें कि FY25 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह कैसा है, तो 20% ऑफ द स्टॉक मार्केट के अंदर, स्पेशली माइक्रो एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर इस समय मुझे लगता है कि वहाँ पर 25 to 30% के अंदर मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं। मगर पूरे मार्केट के अंदर मुझे समस्या नहीं लगती है, स्पेशली चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स में, चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स में, चुनिंदा स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो FY25 शुड बी अ ईयर इफ ऑल गोज वेल एंड इफ देयर इज नो अनटूवर्ड इवेंट। मुझे लगता है कि यह साल पॉजिटिव रहेगा मगर ग्रैंड नहीं रहेगा। यह साल के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, मगर ख़राब पैच में अगर आपने मार्केट में निवेश करा, जैसा हमने मार्च में देखा था, तो आपको निवेश का बेनिफिट हुआ है। तो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड रहेगा वह रहेगा, रादर देन चेजिंग स्टॉक्स। आपने FY24 के अंदर ऊपर लेकर के और ऊपर बेचा था, यहाँ पर नीचे गिरावट में बेचिए, और जब बहुत ज़्यादा उछाल आता है तो वहाँ पर उन स्टॉक्स को एग्जिट करिए। तो जो ट्रेंड और जो अप्रोच रहेगी, मुझे लगता है कि एकदम उल्टी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये आपके लिए बाजार में सटीक रणनीति है FY25 के लिए। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। सर, आईटी स्टॉक्स के बारे में जरा एक व्यू शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम पिछले महीने भर की अगर चाल देखें तो जो दिग्गज हैं, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, हमने 5 से 10% के आसपास की गिरावट देखी है। और आज एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी रेटिंग में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन लक्ष्य में ज़रूर कटौती की है इन सारी की सारी जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, चाहे वो मिड कैप बास्केट की हो या फिर लार्ज कैप वाली हो। आपका व्यू सर क्या है? क्योंकि अब अभी मान के चल रहे हैं कि यूएस में रेट कट इस साल, जैसा कि फेड की तरफ से संकेत आए हैं कि 3 रेट कट होंगे 25 बेसिस पॉइंट वाले। तो किस तरह से स्ट्रेटजाइज करना चाहिए? क्या ये लेवल्स ठीक हैं? किसी को अकोमोडेट करने के बारे में सोचना चाहिए? अभिषेक, FY25 आईटी के लिए और बेटर ईयर रह सकता है, बिकॉज मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज आकर के बोलेंगे हमारा जो बिजनेस था वो बॉटम आउट हो चुका है। मगर बॉटम आउट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर नई एक्साइटिंग ग्रोथ आने वाली है। देखिए, मार्केट कोविड के बाद हमने डिजिटल वेव एक देखी थी। उस डिजिटल वेव के अंदर जहाँ आईटी कंपनीज 12 से 13% ग्रो कर रही थी, 8 से 10% ग्रोथ कर रही थी, वह अचानक ग्रोथ हो गई जी आपकी 15 से 18%। जब कोविड के वो खतरे के बादल जब छटे, तो जो डिजिटल आउटसोर्सिंग की वेव आई थी उसमें भी डिमांड में ड्रॉप हुआ, और एआई ने इनको ऐसा मारा कि इनका जो बेसिक मॉडल वो हिल चुका है। और उसके बाद एक नई चीज़ आई, एक नई क्रांति आई है, जिससे हम बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स। वो ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स में अब क्या हो रहा है जी, डेलॉयट अपना ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर बना रहा है, मॉर्गन स्टैनली अपना ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर बना रहा है। तो ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स को अब काफ़ी बिजनेस मिल रहा है। जो हिस्टोरिकल बिजनेस जाता था वो आईटी सेक्टर को जाता था। तो जो सुनहरा पीरियड होता था आईटी सेक्टर का, जिसके अंदर हम देख रहे थे दैट इंडिया वॉज ऑलवेज बेनिफिटिंग, इंडियन आईटी कंपनीज वर ऑलवेज बेनिफिटिंग, वह मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। मगर आईटी कंपनीज इस समय मुझे लगता है कि दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ ट्रेड। एक्सेंचर के जो नंबर्स आए थे, उन्होंने एक प्रकार का टेम्पलेट बना दिया है कि इस क्वार्टर से कुछ उम्मीद ना रखो, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर्स बढ़िया नहीं थे। मगर अगर आईटी कंपनीज आकर के बोलती हैं दैट FY25 विल बी बेटर, उनको लगता है कि आने वाले साल में एक
स्कोप है स्पेशली लार्ज कंपनीज को कि वो अपनी डबल डिजिट ग्रोथ को रिटेन कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज के अंदर उसकी वजह से ट्रेडिंग उछाल आएगा। मगर आईटी मेरे डेफिनेशन के हिसाब से एक सेक्टर है जहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए, आप बड़ी बेट्स नहीं ले सकते हैं। आईटी और फार्मा का कंपैरिजन आप करें तो फार्मा बेटर लगता है। अगर आईटी और बैंक से कंपैरिजन करें, बैंक्स अच्छे लगते हैं। अगर आईटी और फिनटेक का कंपैरिजन करें और कंज्यूमर टेक का कंपैरिजन करें तो वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। ग्रोथ जो है आईटी के अंदर वह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं आएगी, मगर ये स्टॉक्स बायबैक ये कंपनियां बायबैक करती रहती हैं, डिविडेंड देती रहती है, रिटर्न रेशियोज इनके अच्छे हैं। जब मार्केट में हम देखते हैं कि वो उतार चढ़ाव होता है तो बिकॉज इनकी बैलेंस शीट्स इतनी स्ट्रांग है ये बच जाती हैं। तो इस सेक्टर को लेकर की नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। थोड़ा सा भी अच्छा अगर इनसे हमें आश्वासन मिल जाता है कि भाई आने वाला कल गए कल से बेटर रहेगा, तो इनके अंदर ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है, जो हमने लास्ट क्वार्टर में इन्फोसिस में देखा था नतीजों के बाद। मगर क्या स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर यहाँ से बनेंगे? क्या ये स्टॉक्स आपको हर साल 15-20% की ग्रोथ दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि वह भी होने वाला है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो शुक्रिया, अच्छे से आप सारी चीज़ों का एनालिसिस करें। सर मेरा ना एक क्वेश्चन ऑटो सेल्स के रिगार्डिंग है। आज ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, इससे पहले मैं ही देख रहा था और आपने भी कई बार इसका जिक्र किया है कि टाटा मोटर्स एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। सर वो हाई पे चल रहा है, मारुति हाई पे चल रहा है, आयशर हाई पे चल रहा है, हीरो मोटोकॉर्प हाई पे आ गया, वापस पुल बैक कर रहा है, M&M अच्छा चल रहा है। ऑटो सेल्स के नंबर 16 ने निकाले अनुमान, तो वो भी मैं एक बार जरा स्क्रीन पे आपके रखवा दूंगा। सर वहाँ पे हर जगह पर ग्रोथ है। आपको लग रहा है कि ऑटो का इंजन अभी भी गर्म है और काफ़ी चलेगा, बढ़िया चलेगा? देखिए, ऑटो के अंदर मुझे लगता है कि लग्जरी कार के अंदर बेस इफेक्ट आने लगेगा। हम लग्जरी कार्स की जो बात कर रहे थे, एक समय आया था जब हम देख रहे थे कि भाई हिंदुस्तान के अंदर लग्जरी कार्स ही बिक रही थी, टू व्हीलर नहीं बिक रहे थे। एक समय आया था जब भाई शॉर्टेज हो चुकी थी महंगी लग्जरी गाड़ियों की, और डिमांड जो आ रही थी वो सेडान और उनकी नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है कि यह सेगमेंट भी जो रहेगा इसके अंदर बेस इफेक्ट लग्जरी के अंदर आने को, ये लग्जरी में आ सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि एसयूवी को लेकर के जो कंपनीज में री रेटिंग हुई थी, खास करके महिंद्रा एंड महिंद्रा में, मुझे लगता है कि वह अब देखिए एसयूवी सेगमेंट टोटल कार सेल्स का 55% के आसपास उसका टोटल मार्केट शेयर हो चुका है। जब किसी भी कैटेगरी का मार्केट शेयर 55% होता है तो वहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझको लगता है कि एसयूवी का जो मार्केट शेयर है वो पीक आउट हो जाएगा, और इसके अंदर कंपटीशन खूब आ रहा है, बिकॉज इतनी ज़्यादा एसयूवी बिक रही हैं। जो सेगमेंट था जिसके अंदर केवल महिंद्रा एंड महिंद्रा का डोमिनेशन था एक ज़माने में, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन अब आ रहा है। तीसरा, यह साल ऑटो के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज एमजी और जेएसडब्ल्यू की नई कार्स आने वाली हैं, कई नई लॉन्चेस आने वाली हैं। हम टेस्ला के आगमन पर हम खबर सुन सकते हैं। तो यह साल ऑटो के लिए एक ज़बरदस्त साल रहेगा, बिकॉज ये साल अगर मानसून अच्छा रहा तो ऑब्वियसली बेस इफेक्ट ट्रैक्टर में आ जाएगा। इस साल में जो नई लॉन्चेस आएंगी वो काफ़ी डिस्ट्रप्टिव लॉन्चेस रहेंगी। इस बार नए कंपटीशन आएंगे जो कि आज तक ऑटो सेक्टर में हमने देखा नहीं कि इस प्रकार का कंपटीशन आएगा। हो सकता है इस साल में कहीं ना कहीं ओला पब्लिक हो जाए, हो सकता है इस साल के अंदर कहीं ना कहीं टेस्ला इंडिया में आ जाए, जिसमें हमें कुछ रणनीति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के जो ईयर रहेगा ऑटो के लिए काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन रहेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल निकुंज सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है। हिंडई का भी आईपीओ प्लान हो रहा है, मार्केट में सुनने में खबर आ रही है, शायद वो भी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करके सारे सेक्टर्स और सारा मार्केट का डाटा हमारे सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।